Good morning, students. Let's start chapter number 3, Journey to the End of the Earth, which is written by Tishani Doshi. ये जो चैप्टर है वो जियोलॉजिकल हिस्ट्री के ऊपर है और खास करके जिन लोगों जो बच्चे साइंस पढ़ते हैं और उसमें बायोलॉजी लिया होता है उनको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कुछ बायोलॉजिकल वर्ड भी हैं जिससे समझने में आसानी भी होती है। और ये जो हिस्ट्री है जियोलॉजिकल हिस्ट्री वो इस तरीके से है कि यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट के द्वारा, और कहते हैं कि आप कभी भी जाओ तो आप अगर अर्थ की एज आपको जाननी हो तो वो कॉन्टिनेंट पे आप जाओ तो वहाँ पे आपको जो भी जिस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलेगी उससे आप अर्थ की उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। और जब डायनासोर के टाइम पे हमारी अर्थ की क्या हालत थी, अभी क्या हालत है और इन बिटवीन फ्यूचर क्या होगा, ये बहुत अच्छे से टिशानी दोशी जो है उन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझा है। वो एक ग्रुप के साथ ये जर्नी पे जाती है और हमें कहती हैं कि देखो इस तरीके की सिचुएशन पहले थी और अभी ये अब है। तो देखते हैं ये चैप्टर वो कैसे पहुंचती है वहां पे। Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel. कि थोड़े टाइम पहले, कुछ सालों पहले मैं जर्नी पे गई थी रशियन रिसर्च वेसल मतलब जहाज। तो उसके ऊपर मैं एक रिसर्च टीम अबॉर्ड मतलब गई थी जर्नी पे। तो मैं एक रिसर्च टीम के साथ गई थी, रशियन रिसर्च टीम के साथ जहाज पे एक जर्नी पे। और कौन सी जर्नी थी? द एकेडमिक सोकास्क की। तो ये एक उसका नाम है ग्रुप का, उसके साथ वो रिसर्च में वहां पे गई थी। और किसके लिए? अर्थ की उम्र जानने के लिए नहीं, मतलब अर्थ के ऊपर रिसर्च करने के लिए कि डायनासोर के टाइम पे किस तरीके की सिचुएशन अर्थ पे रही होगी, अभी कैसी है और फ्यूचर में क्या होगा। Heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica। तो वो कहाँ जाती है? मैंने पहले बोला था ना, वो एक कॉन्टिनेंट पे जाती है। तो ये जाती है एंटार्क्टिका पे, जो सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट है, ड्राइस्ट है, विंडेस्ट है। ठीक है। My journey began 13.9 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। अब ये जो 3 लाइन है बहुत ध्यान से हमें याद रखनी है, सुननी भी है और समझनी भी है, क्योंकि क्वेश्चन में भी आता है, क्वेश्चन आंसर में भी। तो ये क्या बता रहा है हमें कि वो कैसे गई थी? क्या हर एवरीवन नोज कि भाई अर्थ जो है वो राउंड है, ठीक है, गोल है। तो थोड़ी ना थोड़ी घर से निकलेंगे, जहाज में बैठेंगे, सीधा सीधा जहाज जाएगा, सीधा पहुंच जाएंगे? नहीं, वहां पे डिग्रीज एंड इक्वेटर्स, इकोस्फियर्स, बॉडीज ऑफ वाटर सब कुछ क्रॉस करते करते एंटार्क्टिका पे जाना पड़ता है। और एंटार्क्टिका तो बहुत लास्ट में है, छोर पे है, तो वहां पे पहुंच बॉटम पे है। तो वहां पे जाने के लिए तो कितना सारा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें ये चीज ध्यान में रखनी है, ये हमें 3 लाइन ध्यान में रखनी है कि टिशानी दोशी जो रिसर्च टीम के साथ जाती है एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पे, वो क्या क्या सफर करके जाती है, कितने किलोमीटर का रास्ता काटती है, बाय बस, बाय एयर, वो किस तरीके से वो जाती है। 13.9 degree north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecospheres। तो ये सारा वो पार करके जो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है वहां पे वो पहुंचती है। By the time I actually set foot on the Antarctica continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship। अब जब वो एंटार्क्टिका पे अपना पहला पांव रखती है ना, तो जो उसकी पूरी थकान होती है ना, 100 घंटे अप्रोक्सीमेटली, वो 100 घंटे जितना ट्रैवल करके आई है, कॉम्बिनेशन मतलब कार से ले लो या जहाज मतलब शिप से ले लो या प्लेन से ले लो, कुछ भी ऐसा 100 घंटे का वो सफर तय करके आई हुई है। और जैसे ही वो कॉन्टिनेंट पे एंटार्क्टिका पे पांव रखती है अपना, वो सब कुछ भूल जाती है, इतनी रिलैक्स हो जाती है वो, जैसे कोई अलग दुनिया में आ गई है वो। So my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief।
तो वहाँ का जो एटमोस्फियर था, समटाइम्स नहीं होता कि हम कोई नेचर सीन देखते हैं तो हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, तो तिशानी दोषी के साथ ऐसा ही हुआ कि जैसे उसने अंटार्कटिका पे अपना पहला पांव रखा तो मतलब इतना उसको रिलैक्स फील हुआ, वो इतनी खुश हो गई, इतना अंदर से उसको फीलिंग आया वहाँ की वाइट बर्फीली जो जमीन थी उसको देख के, वो बहुत रिलैक्स और खुश हो गई वो बहुत। Follow up with an immediate and profound wonder at its immensity, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass. अब जब मैंने देखा ये सब कुछ जो भी था तो पहले तो इतना मैं खुश हुई, रिलैक्स हुई, फिर मैंने सोचा कि कभी एंटार्क्टिका और इंडिया एक ही थे और लैंडमास जो है एक ही लैंडमास, एक ही जमीन थी, पहले कुछ अलग नहीं था। तो इंडिया और एंटार्क्टिका जो भी था सब कुछ एक था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अलग हो गए। और ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहती हूँ कि एक मूवी है आइस एज, उसके शायद 4 या 5 पार्ट है, तो यू हैव टू सी दैट मूवी, आपको मूवी देखना चाहिए, यू हैव टू सी दैट, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना वो अगर मैं समझाऊं इसे अगर अपने कार्टून में देखेंगे ना तो वो बहुत आपको अच्छे से समझ में आएगा। और रियली ये उसको मतलब ऑलमोस्ट 90% जितना सेम ही है कि पार्ट जो फर्स्ट है, फर्स्ट से लेके 4 तक की अर्थ में जो है वो जमीन पहले सारी एक थी, फिर अलग अलग कैसे हुई। तो आइस एज जो है उसके 4 या 5 पार्ट है, तो वो आपको देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए, वो बहुत अच्छे से समझाते हैं ये जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है वो आइस एज जो मूवी है उसके अंदर। ठीक है, तो अगर किसी के पास अवेलेबल हो तो वो पहले देखे, वो क्योंकि समझ में आएगा कि सही में ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है। और नहीं भी है तो चैनल्स पे आते रहते हैं, तो उस टाइम पे आप जरूर देखें। Part of history. 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist, centered roughly around the present day Antarctica. अब कुछ 650 मिलियन ईयर अगो एक कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा एक कॉन्टिनेंट, एक गोंडवाना करके सुपर कॉन्टिनेंट था, और फिर धीरे धीरे एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पे क्या एक चीज बताई हुई है, एक गोंडवाना करके कॉन्टिनेंट बताया, फिर अभी जो एंटार्क्टिका है पहले वो उतना पूरा इतना बड़ा कॉन्टिनेंट था, पर अब क्या है, थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, और धीरे धीरे चीजें थोड़ी बदलती गई। ह्यूमंस हैडंट अराइव ऑन द ग्लोबल सीन एंड क्लाइमेट वाज मच वार्मर, होस्टिंग एंड ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि धीरे धीरे पब्लिक ह्यूमन बींग्स जो है बढ़ती गई, फिर जन पॉपुलेशन बढ़ती गई, पोल्यूशन बढ़ता गया, और एटमॉस्फेयर जो है वो क्या होने लगा, गर्म होने लगा। और जो फ्लोरा और फौना है मतलब प्लांट्स और एनिमल्स जो उनकी प्रजाति थी उनको वो जो थी ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना thrived, but around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got underway. तो ये तब की बात है जब डायनासोर का टाइम खत्म हुआ और मैमल्स हमें पता है ना कि सबसे पहले अमीबा आया था, फिर अमीबा में से सारे हम ऐसा कहा जाता है कि पहले भाई जो जीव पृथ्वी पे आया जो जिंदा तो अमीबा था, फिर उसमें से धीरे धीरे सारे जो है एनिमल्स और जो भी है वो बनना स्टार्ट हुए। तो यहाँ पे ये चीज हमें बहुत अच्छे से समझाई है कि गोंडवाना में से फिर एंटार्क्टिका कैसे बना। तो बोले कि जो हम पॉपुलेशन जो भी बढ़ने लगा और उस फ्लोरा और फौना जो उनको असर होने लगी, उससे फिर ये चीज सामने आई कि भाई ये धीरे धीरे बर्फ जो है पिघल रही है ना, और जो मेल्ट हो रहा है जो बर्फ है वो, और अभी भी वो सिचुएशन है कि बर्फ इतनी जल्दी पिघल रही है। अपने हिमालय की भी देख लो कि इतनी जल्दी से पिघल रही है। हिमालय जो कभी पहाड़ दिखता नहीं था उस पे आज कभी कभी बर्फ दिखता है। तो अगर ये सिचुएशन रही और पानी ज्यादा बढ़ने लगा समंदर में, जो सी है उसमें तो प्रॉब्लम बहुत सारी बढ़ जाएगी हम ह्यूमन बींग्स के लिए।
The landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. और धीरे धीरे फिर वो बर्फ पिघल के क्या होने लगा, कंट्रीज में सारी डिवाइड होने लगी. पहले इंडिया और एंटार्क्टिका सब एक ही था, फिर बर्फ पिघलने की वजह से छोटे छोटे पार्ट बनने लगे, पिघलने लगी बर्फ, और अभी जो है हम देख ही रहे हैं नक्शे में कैसा है, उस तरीके का अब अपना जो ग्लोब है वो बन गया. To visit Antarctica now is to be a part of that history, to get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading. It's to understand the significance of Cordilleran folds and Precambrian granite shields. तो अब टिशानी दोषी कहती है लाइफ में एक बार तो हमें यहाँ पे आना चाहिए, अगर पॉसिबिलिटी है तो एक बार जरूर इसको सिग्निफाई करने के लिए आना चाहिए. देखो आप लोग भी यहाँ पे आके कि हमने अर्थ की क्या हालत कर दी है, एक्चुअली क्या थी अपनी पृथ्वी और अभी हमने क्या हालत उसकी कर दी है. और कॉर्डिलेरन मतलब जो एक पर्वतमाला है, एक माउंटेन रेंज है, तो उसके बारे में भी अगर जानना हो तो हम यहाँ पे आके सदा जान सकते हैं. प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन एंड कार्बन, इवोल्यूशन एंड एग्जिस्शन. When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. Imagine India pushing northwards, jamming against Asia to buckle its crust and form the Himalayas. और देखते ही देखते ये सब कुछ इतना चेंज होने लगा कि अब हिमालय की जो पर्वतमाला जो श्रृंखला है वो एक जैमिंग मतलब स्थिर हो चुकी है वहां से, और वहां से अपना इंडिया स्टार्ट होता है और बाकी की जो है कंट्रीज डिवाइड हो गई. साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, ओपनिंग अप द डायरेक्ट पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट, कीपिंग एंटार्क्टिका फ्रिज मतलब एकदम क्या कहते हैं कि अपने बोलते हैं नात बार हो गया. वो कहते हैं ना कि उसको पहले पूरा गोंडवाना था, पूरा एंटार्क्टिका ही और पूरा इंडिया ही था, अब क्या हो गया, सब अलग अलग कंट्री हो गई, सब ने अपना अपना देख लिया और एंटार्क्टिका बेचारा अकेला पड़ गया. डिसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड. और यहाँ पे जो ये पैराग्राफ में समझा है कि कौन कौन सी कंट्री किस तरह से अलग हुई और कहाँ कहाँ जाके मर्ज हुई, और इस तरीके का हमारे यहाँ पे डिवाइडेशन हुआ जो भी ग्लोब में हम मैप में देखते हैं. और एंटार्क्टिका बेचारा अकेला निकल गया, किसी का मतलब उसको अब किसी का साथ नहीं है, और एक बॉटम में बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, एक बॉटम में कहीं पे वो पड़ा हुआ है. बिकॉज वहां पे क्या है कि वहां पे ह्यूमन लाइफ पॉसिबल नहीं है, बहुत ठंड होती है, बहुत मतलब बहुत. तो वहां पे कुछ गिने चुने जो एनिमल्स हैं वो ही रह सकते, ज्यादातर इंसान वहां पे रह भी नहीं सकते. बहुत ठीक है थोड़े टाइम के लिए, और वो भी क्या है कि गर्मियों की सीजन में अगर वहां पे जाए तो, बाकी सर्दियों में तो हम वहां पे खड़े भी नहीं रह सकते. For a sun-worshipping South Indian like myself, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volume are stored in a chilling prospect, not just for circulatory and metabolic function, but also for the imagination. It's like walking into a giant ping pong ball, devoid of any human markers. अब वो ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि 90% बर्फ जो है वो यहीं पे एंटार्क्टिका में ही है. अगर ये पिघलने लगी है तो सोचो कि जो बाकी की 10-20% जो भी स्नो है जो हम हिमालय में देख लो या कोई भी कंट्री में कोई भी माउंटेन रेंज पे या कहीं पे भी देख लो, तो अगर इतनी सारी बर्फ पिघल रही है तो पानी कितना आएगा, तो ऑब्वियसली सुनामी आएगी ना, इतना सारा पानी पिघलेगा तो. अब जो एंटार्क्टिका में जो आइसबर्ग जो थे बड़े बड़े, अब वो भी पिघलने लगे हैं. एक्चुअली ऐसा था कि कुछ सालों पहले इतने बड़े बड़े आइसबर्ग के थे, एक एक कंट्री से भी बड़े, बट अब वो नहीं रहे. आइसबर्ग जो है वो पिघलने लगे. अब वो पिघला हुआ पानी कहाँ जाएगा, समंदर में जाएगा, और वो समंदर का लेवल जो है वो क्या करेगा, ऊपर लाएगा. अब वो पानी जो ऊपर आएगा फिर वो क्या करेगा, सुनामी जैसी घटनाएं होगी. नो ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स. You lost all earthly sense of perspective and time here. The visual scale ranges from the microscopic to the mighty, midst
and mites to blue whales and icebergs as big as countries. The largest recorded was the size of Belgium. अब सोचो कितने बड़े बड़े आइसबर्ग थे, इतनी बड़ी बड़ी ब्लू वेल्स थी, और आइसबर्ग तो इतने बड़े कि बेल्जियम जो कंट्री है, बेल्जियम को ले लो और एक आइसबर्ग को, उतने बड़े बड़े आइसबर्ग थे. They go on and on is surreal. 24 hours austral summer light and a ubiquitous silence. एकदम साइलेंट चारों तरफ. Interrupted only by the occasional avalanche or calving ice sheet. Avalanche or calving ice sheet. Consecrated the place. It's an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history, and for humans the prognosis isn't good. जिस तरह की जियोलॉजिकल हिस्ट्री हमने देखी और अभी जो है, जितना हमने पढ़ा और अभी जो है, वो हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए अच्छा नहीं है. इट्स नॉट गुड, उसके प्रोग्रेस के लिए अच्छा नहीं है. अगर ऐसा का ऐसा ही चलता रहा तो इन बिटवीन फ्यूचर हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं.